स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लाइट प्रकाश के MCQs लगाएंगे। ये घटना चक्र के फिजिक्स से लिए गए MCQs हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, 320 से 400 नैनोमीटर। ये इसका सही आंसर होगा। इसमें सर्वाधिक ऊर्जा प्रति क्वांटम होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? दिखता है का मतलब है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश की जो रेंज होती है वो हम जानते हैं कितनी होती है, 400 से 700 नैनोमीटर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। दृश्य प्रकाश का द्रव्यमान प्रसार होता है, तो हमने वही देखा था अभी 400 से 700। तो 400 से 700 वाला जो है इसके जो पास है वो है 390 से 780 के बीच, यानी ये डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है। देखिए, मानव आंख जो सर्वाधिक सुग्राही होती है वो होती है पीले रंग के लिए, यानी 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। बी ऑप्शन 5500 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, तरंग एवं कण दोनों के समान। तो प्रकाश तरंग भी है और कण भी है, ये दोनों तरंग भी है और कण भी है, ये दोनों गुण प्रकाश में होते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है बहुत छोटा होता है। जैसे हमने अभी देखे थे 400 नैनोमीटर, मतलब मीटर में भी हम जाएंगे तो 10⁻⁹ से गुणा करना पड़ेगा तब नैनोमीटर बनेगा। तो बहुत छोटा होता है तरंगदैर्घ्य इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में किसका वेग अधिकतम होता है? तो सबसे अधिकतम वेग इसमें जो होगा वही क्या होगा? प्रकाश। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, प्रकाश का वेग अधिक होता है। बाकी सभी असत्य कथन हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, ये सही नहीं है। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, नहीं। रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। किसका होगा सबसे अधिक जो वेग होगा? वो होगा प्रकाश का। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो फिर से वही प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो फिर से वही प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसकी जो वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है प्रकाश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश की गति, फिर से रिपीट क्वेश्चन है, क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो किस में अधिकतम होगा? हीरे में, निर्वात में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा? सबसे ज्यादा होगा निर्वात में। निर्वात यानी ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, निर्वात में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? पहले अधिकतम पूछी थी, अब के पूछिए न्यूनतम कहाँ होगी? तो न्यूनतम होगी निर्वात में नहीं, जल में नहीं, वायु में नहीं, कांच में न्यूनतम होगी। इन चारों ऑप्शन में, तो इन चारों ऑप्शन में कांच जो है सघन माध्यम है, इसमें न्यूनतम होगी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है, तो कितना समय लेता है सूर्य का प्रकाश धरती तक आने में? 8.5 मिनट, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 8.5 मिनट। 8.5 मिनट, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है, तो फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है। 8.5 मिनट, तो 8.5 है नहीं, तो 8 हम ऑप्शन इसमें लगा देंगे, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तरंगदैर्घ्य और वेग, ये दोनों क्या होंगे? प्रभावित होते हैं। आवृत्ति जो है वो प्रभावित नहीं होती है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, और ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। हमने अभी देखा था भाई, तरंग भी परिवर्तित होगी, वेग भी परिवर्तित होगा और तीव्रता भी परिवर्तित होती है। तो क्या नहीं होती है परिवर्तित? आवृत्ति अपरिवर्तित नहीं होती है, तो अपरिवर्तित रहेगी आवृत्ति। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। जब कहाँ से? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो बिल्कुल अविलंब से दूर हट जाती है और क्या होगी? चाल बढ़ जाएगी। भाई सघन माध्यम में क्या होगा? चलना मुश्किल होगा विरल माध्यम की अपेक्षा, तो चाल बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है, और अविलंब से दूर हट जाएगी। बाकी जो है ऑप्शन सब गलत होंगे, ये हमारा सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ये ऑप्शन भी गलत होगा। प्रकाश से ताप ऊर्जा ये भी नहीं है, ताप से रासायनिक ऊर्जा ये भी नहीं है, उसमें ऊर्जा से ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ए ऑप्शन, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो कौन सी गैस है? नियोन गैस होती है ये। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका ए ऑप्शन दिख भी नहीं रहा, क्या हुआ इसमें? ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बहुलित परावर्तन ये है, ये बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, ये सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब प्रकाश कहाँ से? जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर होगा, हीरे से कांच में। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, तो प्रकाश तंतु जो वो भी किस चीज पर कार्य करता है? वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही कार्य करता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, पूर्ण अभ्यंतर आंतरिक परावर्तन, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से फिर किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो हमने अभी देखा ही था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना जो है इसमें घटित होती है ऑप्टिकल फाइबर में, यानी प्रकाश तंतु में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तंतु प्रकाश के संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो वही क्या होगा? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, विद्युत तरंग। तो क्या होगा? प्रकाश तरंग। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ये कथन दे रखे हैं इसमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है। प्रकाश तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। तो इसमें से हमें क्या करना है? कौन सा कथन सही है ये हमें देखना, कौन से कथन इसमें सही है। तो हमारा पहला भी कथन सही है और इसमें दूसरा कथन भी सही है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, बिल्कुल सही है ये भी। और तीसरा ऑप्शन प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन इसमें ये गलत है, रिलायंस उद्योग वाला। तो हमारा 1, 2, 3 सही जिसमें होंगे वो हमारा सही होगा। 1, 2, 3 ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ए ऑप्शन 1, 2, 3। मरीजों के पेट में अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, प्रकाश के परावर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर हमने अभी एक उदाहरण देखा था, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु। तो ये जो एंडोस्कोप है ये भी उसी पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का अपवर्तन नहीं, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये इसका सही आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
एक इंडोस्कोप या एंडोस्कोप है, ये क्या है? एक कैमरा का प्रकार है, संकीर्ण दूरदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, इनमें से कोई नहीं। देखिए दूरदर्शी भी नहीं है, सूक्ष्मदर्शी भी नहीं है, कैमरे का प्रकार है नहीं। ये क्या है? ये एक युक्ति है जिससे मरीजों के पेट में डालकर आंतरिक अंगों का निरीक्षण इससे किया जाता है। तो इनमें से ये कुछ नहीं है, तो डी ऑप्शन हम सही लगाएंगे। इसका आंसर डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कुछ नहीं है ये। मृग मरीचिका का कारण है, तो मृग मरीचिका का कारण भी क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कई उदाहरण आ गए, प्रकाश तंतु, और एक ये मृग मरीचिका आ गया, और इससे पहले एक एंडोस्कोप। तो ये भी क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है मृग मरीचिका। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मरीचिका का बनना उदाहरण है, फिर से रिपीट क्वेश्चन है, कुल आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। मृग मरीचिका का कुल आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मृग तृष्णा उदाहरण है, फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका? बी ऑप्शन सही होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन, इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? तो किस किस के कारण बनेगी? मृग मरीचिका का जो उदाहरण होता है वो स्थलीय तापन, बिल्कुल सही है, तापमान से प्रभाव पड़ता है। अगर रोड पर भी हम देखते हैं, वहाँ पर भी अगर कोई गाड़ी दिखने लगती है या दूर तक शीशे के भांति रोड दिखने लगता है, तो वो जब तापमान ज़्यादा होता है तभी ऐसा होता है, और रेगिस्तान में भी जब ताप ज़्यादा होता है तभी उस समय ही ये दिखता है। तो स्थलीय तापन बिल्कुल सही है, एक ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा प्रकाश परावर्तन नहीं, ये नहीं होगा। प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होता है, बिल्कुल पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन होगा। तो 1 और 3 ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। इस तरीके से इसका सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। और प्रकाश विवर्तन, विवर्तन का कोई मतलब ही नहीं, तो ये हमारा 3 ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन सही होगा, पहला भी सही होगा, यानी इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो ये किस लिए जगमगाता है हीरा? हमने देखा ही था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ये इसका सी ऑप्शन सही आंसर होगा। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि, क्या होगा? वही रिपीट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका सही कारण होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक, क्योंकि उसका जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? उच्च होता है, उसके कारण ये चमकता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों? तो वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है, तो क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ये उदाहरण है, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कथन कारण पर आधारित है, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। कारण क्या है इसका? हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन सी। तो इसमें से क्या होगा? या तो दोनों सही होंगे या दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण है, दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जगमगाहट तो होती है, लेकिन जो इसने ये दिया है हीरे का जो अपवर्तनांक है वो कांच से इसने क्या बता दिया? कम बता दिया। जबकि क्या होता है? हीरे का जो होता है अपवर्तनांक वो कांच से क्या होता है? कांच से अधिक होता है। इसने क्या बता दिया? कम बता दिया। तो कारण क्या है? गलत है। तो केवल ए सही होगा और आर गलत होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। इस तरीके से सी ऑप्शन, ए सही परंतु आर गलत। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। 3D जो होलोग्राम होते हैं वो क्या होती है? होलोग्राफी के द्वारा होता है, ये होलोग्राफी तकनीक है, डी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो फिर से वही रिपीट क्वेश्चन, क्या होगा इसका? होलोग्राफी। होलोग्राफी, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। कहते नहीं है होलोग्राम चिपका किताब पर या किसी चीज पर जब बेचते हैं तो
तो वही है ये होलोग्राफी। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? मास्टर स्कैन, टोटल स्कैन, रोस्टर स्कैन, रडार स्कैन। तो इसका क्या कहलाएगा? ये रोस्टर स्कैन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना रोस्टर स्कैन कहलाता है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। तो किस में जाती हैं? पारदर्शी माध्यमों में, सभी पारदर्शी माध्यमों में, केवल द्रवों में नहीं, केवल प्रतिबिंबों में नहीं, केवल हीरो में नहीं, सभी पारदर्शी माध्यमों में। ये इसका सही आंसर होगा। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है सभी पारदर्शी माध्यम के जो आर पार निकल जाती हैं। ध्वनि के पुनरुत्पाद रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है इसमें? इसमें प्रयुक्त होता है लेजर बीम। लेजर बीम, बी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, लेजर बीम। एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? परावर्तन एवं विवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन की परिघटना के आधार पर, परावर्तन एवं परगमन के आधार पर, विवर्तन पर पारगमन की परिघटना के आधार पर, अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का विकिरण लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होता है। रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें क्या पूछा है? इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं? तो कौन कौन से कथन सही हैं ये हमें बताना है। तो देखिए, एक तो इसमें तीसरा कथन सही है, रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। एक तो ये ऑप्शन ये सही होगा। और एक अति चालन वाहनों में लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। और ये ऊपर वाले दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। तो 3 और 4 जिसमें है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। 3 और 4 यानी डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, 3 और 4। कथन कारण पर है। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1s तक बना रहता है। तो देखिए, कथन कारण का ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, कथन सही और कारण गलत, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी की सतह कैसी है? वक्र के आकार की है, वक्राकार है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। तो इसके लिए जो प्रयुक्त तकनीक है वो कौन सी तकनीक है? आवृत्ति का क्या होता है? इसमें मॉड्यूलेशन होता है। तो आवृत्ति का मॉड्यूलेशन वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, ये हमारा सही आंसर होगा बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें आवृत्ति का क्या होता है? मॉड्यूलेशन होता है। आवृत्ति मॉड्यूलन, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? दृष्टि पटल यानी हमारी आंख का पर्दा भी इसको कहते हैं, आंख का पर्दा या दृष्टि पटल या रेटिना, क्या कहते हैं इसको? रेटिना। रेटिना तो कैसा होता है? वह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है नहीं, वह वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता नहीं, वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। ये इसका सही आंसर है, छोटा होगा और उल्टा होगा, वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर
बनाया जाता है। तो हमने अभी देखा था ये कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक। तो इसका उल्टा और वास्तविक, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? दो आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। दो आंखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। इसी कारण मोज़ेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है। इसी कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। ये इसका सही आंसर है, दूरी और गहराई का एहसास होता है दो आंखों के होने के कारण। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? देखिए ये जो है पहला वाला ऑप्शन है ताप, और दूसरा ऑप्शन है इंद्रधनुषीय प्रकाश, और तीसरा है ये अल्ट्रा वायलेट प्रकाश, यूवी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट प्रकाश, अल्ट्रावायलेट रेज। तो इसी के कारण होता है आंख के पर्दे का जलना, अल्ट्रावायलेट रेज। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। यदि मैजेंटा रक्तदाब, नील लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। यदि रसायन हरिताप नीला और मैजेंटा रक्तदाब नील लोहित रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला और दूसरा दोनों ही ये सही हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, एक और दो दोनों। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण निर्धारित होता है प्रकाश का रंग? तो प्रकाश का जो रंग निर्धारित होता है वो तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है, तरंग दैर्ध्य। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है? तो हमें सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य बताना किस रंग का होता है। तो हम जानते हैं विबजियोर में जो होता है विबजियोर, ये क्या है, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है। ये क्या है, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है। तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होगा? आर का, यानी लाल रंग का सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होगा? हमने अभी देखा विबजियोर, विबजियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम है, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम, सॉरी। तो सबसे ज्यादा इसका होगा, तो सबसे कम किसका होगा? वायलेट का, बैंगनी का। तो बैंगनी इसमें ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो इंडिगो। तो बैंगनी है इसमें ऑप्शन में, तो हमारा डी ऑप्शन सही आंसर होगा, बैंगनी। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है, फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है, क्या होगा? बैंगनी कलर। निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? देखिए विबजियोर, ये इधर तरंग दैर्ध्य का क्या है? बढ़ता क्रम है। और अगर वापिस आएंगे इस तरीके से तो ये क्या है? ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। तो सबसे कम ऊर्जा लाल में और सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होगी वो वायलेट में होगी। सबसे कम लाल में रेड कलर में होगी और सबसे ज्यादा जो होगी वो वायलेट बैंगनी कलर में होगी अगर दृश्य प्रकाश में देखें तो। और बैंगनी नहीं है तो फिर इंडिगो, इंडिगो नहीं है तो ब्लू, नीला, इस तरीके से होगी। तो इसमें क्या है? हरा, नीला, नीले में ज्यादा होगी, हरे से भी, लाल से भी, पीले से भी। तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, नीला प्रकाश। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। लाल प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। तो ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है। तो कथन क्या है? गलत है हमारा। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है, ये सही है। तो हमारा कारण तो सही है लेकिन कथन क्या है? गलत है। तो ये ऑप्शन हम देखेंगे, कथन ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। ये डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, ए गलत परंतु आर सही है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है अपवर्तन। इसका क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ये डी ऑप्शन सही आंसर होगा, प्रकाश का अपवर्तन। इसी के कारण दिखाई देने लगता है पहले ही। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसके दिखाई देने का कारण क्या होगा? वही अपवर्तन दिखाई देने का इसका सही कारण है, ए ऑप्शन। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण
किया जाता है कुछ वृक्षों द्वारा, कवक द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा या फफूंद द्वारा। तो इसका सही आंसर है बैक्टीरिया द्वारा। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है, और सबसे अधिक होती है इसलिए ये सब दूर तक दिखाई देता है, इसलिए दूर तक दिखाई देता है। तो इसका ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। खतरे का सिग्नल लाल रंग का ही बनाया जाता है, वही आगे क्वेश्चन, क्योंकि ये दूर तक जाएगा। लाल रंग का विकिरण सबसे कम होता है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से हमें करना है। तो क्या है, कथन तो सही है और कारण भी सही है, दोनों सही हैं, और इसकी व्याख्या भी सही करता है, क्योंकि इसका विकिरण कम होता है इसलिए दूर तक जाता है लाल कलर। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, दोनों सही, और ये सही व्याख्या भी करता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? आकाश का जो रंग नीला दिखाई पड़ता है उसका कारण है क्या है? उसका कारण है प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, नीले कलर का सर्वाधिक होता है, इसलिए नीला दिखाई देता है। जिसकी एनर्जी सर्वाधिक होगी उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा, और जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। देखिए विब्ज योर है, विब्ज योर, तो ये एनर्जी का बढ़ता क्रम है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, वायलेट की, और सबसे कम किसकी है, लाल की। लाल रंग की का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होगा, क्योंकि उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। तो इधर वायलेट का, इंडिगो का, इनका ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा वायलेट का होगा प्रकीर्णन। तो नीले रंग का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होगा, इसलिए जो है नीले कलर का हमें दिखेगा। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए नीले कलर का दिखाई पड़ता है। ये हो गया। आकाश नीला लगता है, वही रिपीट क्वेश्चन है। किस कारण होगा? सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। लघु तरंगदैर्घ्य दीर्घ तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है। वायुमंडलीय दीर्घ तरंग को लघु तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। तो क्या होगा इसका, वही प्रकीर्णन के कारण होता। तो प्रकीर्णन के कारण यानी ये लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक प्रकीर्ण होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बिल्कुल सही है, इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है, इसलिए ये दूर तक दिखाई देता है। तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर होगा। तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, सूर्य द्वारा प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भाई प्रकीर्णन। प्रकीर्णन कौन से में, ये तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है नीला रंग। आकाश नीला दिखाई देता है, फिर से भाई किसके कारण होगा, प्रकीर्णन के कारण। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही आंसर होगा। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या होगा, इसका कारण है अपवर्तन के कारण। सी ऑप्शन इसका सही आंसर नहीं। ये अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना, इसका सही उदाहरण क्या है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकिरण के कारण। विकिरण के कारण, ये सही आंसर होगा। बी ऑप्शन ही सही आंसर होगा, विकिरण के कारण, अपवर्तन के नहीं, विकिरण के कारण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन, इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसमें हमें उपर्युक्त कथनों में से क्या बताने हैं, हमें कौन सही है? तो इसमें पहला भी सही है, आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन सही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं, ये सही नहीं है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन, ये 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 सही किसमें है, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, 1 और 3। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन भी होगा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का परिक्षेपण। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश का, वही क्या, प्रकाश का विकिरण। इसी के कारण क्या होता, लाल रंग होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला।
क्योंकि वहाँ क्या नहीं होता, प्रकाश का जो है विकिरण नहीं होता है। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह कैसा दिखता है? तो इसका सही आंसर होगा, कैसा दिखेगा भाई? काला। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो समुद्र जो नीला प्रतीत होता है उसका कारण क्या होगा? इसका कारण होता आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा। प्रकीर्णन, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। बिल्कुल परावर्तित करेगा तभी दिखेगा। यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करता नहीं। देखिए जो प्रकाश का जौन सा कलर परावर्तित होता है वही हमें दिखेगा, ये अवशोषित करेगा तो ये नहीं दिखेगा। यह हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित करता है, इसका मतलब हरे रंग को परावर्तित नहीं करता, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम देखेंगे वही जो परावर्तित होता है, जो कलर परावर्तित होता है वही हमारी आंखों से दिखता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, ये हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। फिर सारी विश्व की संकल्पना आधारित है, तो ये किस पर आधारित है? डॉपलर के प्रभाव पर। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। मान लीजिए पृथ्वी से पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा? तो किस रंग का दिखाई देगा? पीले रंग का दिखाई देगा। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, पीले रंग का दिखाई देगा। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो किस तरीके का शीशा लगाया जाता है? उत्तल दर्पण लगाया जाता है कार के शीशे में। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, उत्तल दर्पण। कार के पीछे आने वाले फिर से वही क्या होगा? उत्तल दर्पण इसका सही आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन उत्तल दर्पण का। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया था? फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है, किसका? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। दाढ़ी बनाने के लिए काम में कौन सा दर्पण लाया जाता है? दाढ़ी में लाया जाता है अवतल दर्पण, तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर होगा। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऊपर काला नीचे उजला, ऊपर उजला नीचे काला, मात्र काला मात्र उजला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, ऊपर उजला और नीचे कैसा? काला। ये इसका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है। एक अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। तो इसका क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? एक सही, आर दोनों सही, और इसका सही स्पष्टीकरण बिल्कुल सही, दोनों सही हैं और इसका सही स्पष्टीकरण है कारण। तो इसका ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, दोनों सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? भाई दृश्य प्रकाश में जो 7 कलर होते हैं उनको कैसे अलग किया जा सकता है? तो हमने देखा ही होगा कैसे किया जाता है। अलग प्रिज्म पे जब डाला जाता है तो क्या हो जाती है? वो अलग अलग विभक्त हो जाती है। तो हम प्रिज्म की हेल्प से जो है अलग अलग कर सकते हैं। एक प्रिज्म के रंगों को अलग अलग, बिल्कुल प्रिज्म से हम रंगों को अलग अलग कर सकते हैं। ये ऑप्शन सही आंसर होगा। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है, तो सही क्रम कौन सा होगा? हम विब्ज योर से लगा सकते हैं, विब्ज योर से। तो क्या होगा? नीला, हरा, बैंगनी, नहीं बैंगनी सबसे पहले आता, नीला, पीला और हरा। देखिए पहले हरा आएगा फिर पीला आएगा, तो ये भी गलत है, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। बैंगनी, हरा, नीला, तो नीला पहले आता है इससे, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। नीला, हरा, पीला, ये हमारा सही ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटना जिम्मेवार है? परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन।
तो इसके लिए कौन सी घटनाएं हैं? इसके लिए ये तीनों घटनाओं की आवश्यकता होती है, परिक्षेपण की भी, अपवर्तन की भी घटना होती है और आंतरिक परावर्तन की भी होती है। तो इसका तीनों सही होंगे, यानी डी ऑप्शन सही होगा। 1 2 3, 1 2 3। अधोलिखित से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? देखिए विब्जियोर लिख लीजिए, कौन सा आएगा मध्य में? विब्जियोर। 3 इधर से हटा दीजिए, 3 इधर से, तो बीच में क्या बचा? ग्रीन। तो ग्रीन क्या होगा? बीच में होगा, यानी हमारा हरा। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपटल होते हैं, तो सीमांत वाले क्या होंगे? विब्जियोर से विब्जियोर, ये रेड और ये बैंगनी, बैंगनी और लाल। तो बैंगनी और लाल ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही आंसर होगा, बैंगनी और लाल। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? देखिए सूर्य जब सीधा पड़ेगा तो इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा, तो क्या होगा? डी ऑप्शन सही आंसर होगा। कथन 1, घड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी, घड़ी नहीं है छड़ी है, छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से विकिरणित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है। तो इसका क्या होगा भाई? कथन भी सही है और कारण भी सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी है, तो इसका ए ऑप्शन हमारा सही होगा। देख लेते हैं, दोनों सही स्पष्टीकरण है, तो ए ऑप्शन हमारा इसका, देखिए ए सही, आर सही। एक सेकंड। छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से विकिरणित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है, तो इसका कारण ये सही नहीं है, कारण इसका सही नहीं है। इसका कथन तो सही है लेकिन कारण जो है सही नहीं है, तो कथन सही और कारण गलत, तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। कथन सही यानी ए सही परंतु आर गलत, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का उसके वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। तो इसका क्या होगा? एक सही, 1 और 2 दोनों सही हैं, या केवल एक सही है, या केवल 2 सही है, या ना तो 1 ना तो 2। देखिए दोनों ही सही हैं, इसमें दोनों ही सही हैं, 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है, तो वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? वायु का बुलबुला एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। वायु का बुलबुला, वायु का जो बुलबुला होता है जल में, वो एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, फिर से वही किसके तरह व्यवहार करेगा? एक अवतल लेंस के तरह, अवतल लेंस के तरह। अब इसमें तो अवतल लेंस दिया नहीं, तो देखिए अवतल लेंस को एक और नाम से जाना जाता है, अपसारी, अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस क्या है? सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो देखिए अगर पूरी ऊंचाई देखनी है, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब शीशे में देखना, तो इसके लिए उस व्यक्ति की लंबाई की आधी लंबाई का होना चाहिए शीशा। अगर वो 6 फीट का व्यक्ति है तो 3 फीट का जो शीशा होना चाहिए उस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, यानी इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है इसकी होती है अनंत। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। फिर से वही देखिए, हमने क्या बताया था, व्यक्ति की लंबाई का क्या होना चाहिए? आधा। अगर 6 फीट है तो क्या होगी? 3 होगी। तो यहाँ पर क्या दे रखा? 1.5 मीटर लंबा है, तो क्या होगा? इसका आधा कर देंगे तो 0.75 मीटर रह जाएगा। 0.75 कौन सा है? ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, 0.75 मीटर। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? दूरदृष्टि के लिए लेते हैं उत्तल लेंस। दूरदृष्टि में क्या होता है? निकट की वस्तु नहीं दिखती, और निकट दृष्टि दोष में क्या नहीं होता? दूर की वस्तुएं नहीं दिखती। तो दूरदृष्टि के लिए निवारण के लिए हम लेते हैं उत्तल लेंस। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है?
व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टतः देख सकता है। लेंस का नाभ्यंतर अधिक होता है। निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया था हमने अभी? दूरदृष्टि के लिए क्या था? दूरदृष्टि के लिए किसका उपयोग किया था हमने किया था उत्तल लेंस का। तो इसमें अब उत्तल लेंस का, लेकिन इसमें अवतल लेंस दिया है, तो यही क्या होगा? यही गलत है। और उसने यही पूछा था कौन सा सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। और ये डी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है, क्योंकि अवतल लेंस दिया उसने। किसका उपयोग करते हैं दूरदृष्टि के लिए? उत्तल लेंस का प्रयोग हम करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो निकट दृष्टि के लिए भाई, दूरदृष्टि के लिए कौन सा किया था हमने? दूरदृष्टि के लिए क्या था? उत्तल लेंस। तो निकट दृष्टि के लिए कौन सा करेंगे? निकट दृष्टि के लिए करेंगे हम अवतल लेंस। लेकिन इसमें अवतल नाम दिया ही नहीं है, अवतल नाम नहीं दिया, तो फिर कौन सा होगा इसमें? उन्नतोत्तर लेंस, नतोदर लेंस या वर्तुलाकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन। इसको हम कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं नतोदर लेंस, नतोदर या कॉनकेव, या कॉनकेव। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। तो अवतल लेंस, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। मायोपिया निकट दृष्टि, देखिए निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी कहते हैं। और इसको किससे दूर किया जाता है? इसे दूर किया जाता है अवतल लेंस की सहायता से, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है, निकट दृष्टि की किससे होती है? वही अवतल लेंस के द्वारा, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण क्या है? देखिए इसका कारण क्या है, ये हमें बताना है कि इसका कारण क्या है। इसका जो कारण होता है, इसका कारण ये होता है कि जो हमारी आँखें हैं जब उजाले से अंधेरे में जाती हैं तो अनुकूलित एकदम से नहीं होती हैं, कुछ समय लगता है उसे अनुकूल होने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। इसके अलावा अगर हम जो है अंधेरे से उजाले में जा रहे हैं तो हमारी आंखें एकदम से अनुकूलित हो जाती हैं, लेकिन उजाले से अंधेरे में जाती हैं तो कुछ समय लेती हैं एक्टिव होने में। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही आंसर होगा। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनाते हैं? देखिए पढ़ने में काम आने का मतलब है पास की वस्तु साफ देखने के लिए, पास की वस्तु साफ देखने के लिए, यानी इसका मतलब क्या है? दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष में कौन सा होता है यूज? उत्तल लेंस। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आँख में संकेंद्रण होता है, आँख में जो संकेंद्रण होता है वो किसके कारण होता है? उत्तलता के कारण होगा, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के कारण। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो हमें बताना है। मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है, बिल्कुल सही है। जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है, ये भी सही है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं, बिल्कुल सही। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान नाक के जाँच के लिए प्रयोग किया जाता है, ये सही नहीं है। इसमें उत्तल नहीं अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। कौन सा किया जाता है प्रयोग? अवतल किया जाता है, ना कि उत्तल, कान नाक के डॉक्टरों के द्वारा। तो हमारा डी ऑप्शन जो है सही नहीं है। उसने पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो यही हमारा सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही आंसर होगा। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है, तो खोज बत्ती में कौन सा प्रयोग होता है? हमने भी देखा था, कौन सा प्रयोग होगा? अवतल दर्पण। लेकिन अवतल दर्पण तो इसमें है ही नहीं, तो अवतल दर्पण को हम एक और नाम से जानते हैं, नतोदर या कनकेव, भी इसको कहते हैं कनकेव। ये हमारा नतोदर, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? देखिए स्पष्ट दृष्टि क्या होती है? वह न्यूनतम दूरी, वह कम से कम दूरी जहाँ तक कि हमारी आंखें बिल्कुल साफ साफ देख सकती हैं। तो वह न्यूनतम दूरी कितनी होती है मानव नेत्र के लिए? 25 सेंटीमीटर होती है। तो 25 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर होगा, ए ऑप्शन।